Hello and welcome to weekly current affairs session of Ajmal IS Academy. In today's discussion, we are going to discuss the inauguration of centenary celebration of Ol Chiki script of Santhal tribe by the Honorable President of India, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अब इस ओल चिकी स्क्रिप्ट के 100 साल पूरे होने का सांथाल ट्राइब की कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं उसको लेकर के इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको किस तरह से प्रिजर्व करता है और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को किस तरह से स्ट्रेंथन करता है, ये हम आज के अपने पहले टॉपिक के डिस्कशन में देखेंगे। इन द सेकंड डिस्कशन वी विल सी कि जो नाइल रिवर के वेस्ट बैंक पर जो एक वैली ऑफ किंग्स है, वहाँ पर एक ग्राफिटी मिली है। उस ग्राफिटी में 3 डिफरेंट इंस्क्रिप्शन को मेंशन किया गया है। इन 3 डिफरेंट इंस्क्रिप्शन का इंडिया के ग्लोरियस पास्ट से क्या लेना देना है, दैट वी विल सी इन आवर सेकंड डिस्कशन। एंड एट लास्ट वी विल सी द रिसेंटली कंडक्टेड इलेक्शंस इन बांग्लादेश, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने एक बेहतरीन मेजॉरिटी दी है, लेकिन साथ में एक कंसर्न ये भी है कि वहाँ पर जो सेकंड एक मेजर पावर ब्लॉक बन के जो इमर्ज हुई है जमात इस्लामी, जो कि एक बेसिकली कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स पार्टी है, उसको लेकर के इंडिया के क्या कंसर्न हो सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द 3 टॉपिक्स फ्रॉम India's culture and international relations. So our first topic of this day is the codifying identity. So recently हमने देखा कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इनाग्रेटेड सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ ओल चिकी स्क्रिप्ट ऑफ सांथाल। तो बेसिकली ये स्क्रिप्ट को सेलिब्रेट करने का सिर्फ महज एक सेलिब्रेशन नहीं था, बल्कि ये एक आइडेंटिटी को कोडिफाई करने के जैसा है। अब ऐसा क्यों है? अब सांथाल ट्राइब की अपनी एक पुरानी हिस्ट्री है, और हिस्ट्री पुरानी ही नहीं बल्कि बहुत रिच है। जैसे कि हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी है कि एक सांथाल रिवोल्ट भी हुआ था 1855 के आसपास, ठीक है, जिसको हुल भी कहा जाता है, जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक जो इंडिपेंडेंट सांथाल परगने का क्रिएशन किया था, जिसके जो लीडर थे वो सीधू और कान्हू थे बेसिकली। तो राइट, लेकिन जो सांथाल ट्रेडिशन है, जो इनका रिच हेरिटेज है, जो इनका रिच हिस्ट्री है, उसको कहीं ना कहीं प्रिजर्व करने में जो एक ओरिजिनलिटी थी वो कहीं ना कहीं लूज़ हो रही थी। क्यों? क्योंकि सांथाल की जो भी हिस्ट्री है उसको लिखने में जो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है वो या तो आपकी कोई उड़िया स्क्रिप्ट है या फिर जो कोई दूसरे स्क्रिप्ट उसमें यूज़ की गई हैं। सांथाल की अपनी स्क्रिप्ट ना होने की वजह से उसकी कहीं ना कहीं जो ओरिजिनलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। तो इस ओरिजिनलिटी को प्रिजर्व करने के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने 1925 में इस ओल चिकी स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया, इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। ऑलराइट, और 2025 में जाहिर सी बात है इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके सेंटेनरी सेलिब्रेशन को अभी इनॉग्रेट किया गया है। तो इससे पहले जो भी सांथाली कल्चर है वो ओरल ट्रेडिशन पर लार्जली डिपेंड करता था, लाइक फोकलोर, लाइक सॉन्ग्स एंड स्टोरी टेलिंग, ठीक है। लेकिन इसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं था, और रिटर्न रिकॉर्ड था तो वो दूसरे स्क्रिप्ट में था, जिसकी वजह से इसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। तो किस तरह से जो ओल चिकी स्क्रिप्ट है जिसको इन्वेंट किया पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने, इसने इसको कैसे फ़ायदा पहुँचाया, पहले देखते हैं कि इस पूरी स्क्रिप्ट का एक साइंस क्या है। यहाँ पर जो रघुनाथ मुर्मू जी ने 1 सिंबल 1 साउंड सिस्टम के बेस पर 30 डिस्टिंक्ट फोनेटिक सिंबल्स को यूज़ किया है, जिसमें वॉवल्स भी हैं और कॉन्सोनेंट्स भी हैं। यानी कि अगर हम कहें कि जो इस स्क्रिप्ट की जो एक तरह से वर्णमाला है, ठीक है, उसमें जो 30 डिस्टिंक्ट फोनेटिक सिंबल्स हैं, और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो 1 सिंबल और 1 साउंड है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग हिंदी में एक वर्ड यूज़ करते हैं पढ़ाई। अब पढ़ाई को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो ड़ा नाम का कोई भी अल्फ़ाबेट इंग्लिश में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो जो ओरिजिनलिटी है इस वर्ड की वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी अगर हम किसी दूसरे स्क्रिप्ट का इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ओल चिकी के इस्तेमाल से जो सांथाल लैंग्वेज है, जो इनका बोलचाल का तरीका है, उसकी कहीं ना कहीं जो ओरिजिनलिटी है मेंटेन रहेगी। अगर ये ओरिजिनलिटी मेंटेन रहेगी तो कहीं ना कहीं जो सांथाल कल्चर है हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। ऑलराइट, अब इसकी अब तक की जर्नी क्या रही है? 2003 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 8 है उसमें 92nd अमेंडमेंट के ज़रिए सांथाली लैंग्वेज को उसमें इंक्लूड किया गया था। तो जाहिर सी बात है ओल चिकी उसमें आ जाती है। और करंट स्टेटस ये है कि 2025 दिसंबर में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको ट्रांसलेट किया गया है सांथाली लैंग्वेज में।
अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इंग्लिश में है ओरिजिनली, उसको जब सांथाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं वो एक्सेसिबल हो जाएंगी इंडिया के ट्राइब्स के लिए, सांथाल्स के लिए। तो जो ट्राइब्स को मेन स्ट्रीम के साथ जो हमें कनेक्ट करना है, ये उस डायरेक्शन में एक बड़ा रोल प्ले डेफिनेटली करेगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जिसको परकुलेट होना चाहिए टूवर्ड्स द लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं सांथाल तक उसकी एक्सेसिबिलिटी को ये जो स्टेप है वो इंश्योर करेगा। ऑल राइट, सो एस्पिरेंट्स लास्ट ईयर्स में यूपीएससी ने सांथाल पर सवाल पूछा है और इस बार सांथाल की स्क्रिप्ट फिर एक न्यूज़ में है। तो आप आने वाले जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है उसमें सांथाल ट्राइब्स को लेकर के या इस स्क्रिप्ट को लेकर के यू कैन एक्सपेक्ट few questions. So the next topic of today's discussion is Tamil Brahmi in Valley of the Kings. Valley of the Kings basically ये कहाँ पर है? ये जो नाइल रिवर का जो वेस्ट बैंक है ये वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसका लोकेशन हम पहले देख लेते हैं। वेस्ट बैंक ऑफ नाइल रिवर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिला है कि जो फ्रेंच स्कूल ऑफ एशियन स्टडीज़ हैं इन्होंने एक आइडेंटिफाई की है लगभग 30 इंस्क्रिप्शंस, ऑल राइट, जो कि यहाँ पर कॉरिडोर्स और वॉल्स जो हैं रॉयल टॉम्स के उस पर मेंशन की गई हैं। अब यहाँ पर एक ग्राफिटी है जिसमें 3 डिफरेंट स्क्रिप्ट देखने को मिलती हैं, जिसमें एक तमिल ब्राह्मी है, एक प्राकृत है और एक संस्कृत है। और ये इसका जो टाइम पीरियड है उसका ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इंडिया और रोमन एम्पायर का जो ट्रेड था ये उस टाइम की है। इजिप्ट एक टाइम पर रोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, ऑल राइट। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है, ऐसा नहीं है कि इंडिया का पहले दुनिया भर के साथ ट्रेड रिलेशंस नहीं रहे, बिल्कुल रहे हैं, ठीक है। इंडिया के रोमन्स के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस रहे, ये हम एंशिएंट हिस्ट्री के डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उस पर देखते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इन ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए मॉनसून ने एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है, ऑल राइट। क्योंकि मॉनसून के जानकारी से पहले जो ट्रेड हुआ करता था वो बेसिकली कोस्ट लाइन के अलॉन्ग हुआ करता था, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल कि मैनुअली आप किसी शिप को खींच करके बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर ले जाएं, ठीक है। तो ये जो मॉनसून विंड्स हैं उसी ने ही इस चीज़ को आसान किया और पॉसिबल बनाया। लेकिन उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि इंडिया और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोई रिलेशन के एविडेंस नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते। आप देखेंगे कि इंडिया के बहुत सारे जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं उसमें यवन्स का जिक्र मिलता है। यवन्स वर द ग्रीक्स, ठीक है, दोज हु केम टू इंडिया, ऑल राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इंडियंस के जो इजिप्ट वाला रीजन है वहाँ पर कोस्ट पर नहीं बल्कि कोस्ट के अंदर वाले इंटीरियर रीजन में होने का एविडेंस मिलता है। कोस्ट पर अगर होने का एविडेंस मिलता है समझ में आता है कि भाई कोस्ट के ज़रिए तो ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पर हो सकता है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर कोस्टल एरिया से बहुत इंटीरियर में जाकर के वैली ऑफ किंग्स में इंडिया की लोकल जो स्क्रिप्ट है उनकी इंस्क्रिप्शन मिलती है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के जो ट्रेडर्स थे या उस टाइम पर जो इंडियंस थे उनका पेनिट्रेशन वाज मच डीपर इन द डिस्टेंट लैंड्स लाइक इजिप्ट। अब इसमें हम देख सकते हैं जो ट्रैवलर्स कहाँ से जाते थे, लार्जली नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। इसमें जो मेजॉरिटी थी वो तमिल रीजन से थी, ऑल राइट। और ये रोमन कंट्रोल्ड इजिप्शियन पोर्ट्स पर जाते थे। और इसका एविडेंस क्या है, वही जिस ग्राफिटी की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर 3 स्क्रिप्ट की इंस्क्रिप्शन मिलती हैं, जिसमें एक तमिल ब्राह्मी है, एक प्राकृत है और तीसरी संस्कृत है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एक ट्रांजिशन दिखा रहा है फ्रॉम मर्चेंट टू टूरिस्ट। अगर सिर्फ मर्चेंट ही होते तो कोस्टल एरिया तक ही वहाँ पर जाना होता, लेकिन इंटीरियर में जाने का मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि यहाँ पर एक टूरिज्म वाला एंगल भी था, ठीक है। अब ये कैसे कह सकते हैं, अब देखिए जैसे लिटरेरी रिकॉर्ड्स हैं, एक संगम टेक्स्ट है पत्तिना पलाई, ये रिकॉर्ड करता है प्रेजेंस ऑफ यवनास, लाइक आई टोल्ड यू, है ना, ग्रीक्स और रोमन्स जो कि विजिट कर रहे थे एंशिएंट तमिल पोर्ट्स। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है, जो वैली ऑफ किंग्स की ग्राफिटी है, ये बताती है काउंटर एविडेंस, है ना, कि तमिल्स जो है वापस उनकी लैंड्स में जा रहे थे और काफ़ी इंटीरियर एरियाज में भी जा रहे थे, ऑल राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सेकंड टॉपिक, यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं वैली ऑफ किंग्स से। सो लेट्स मूव द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन, द हिस्टोरिक शिफ्ट इन बांग्लादेश इन रिसेंटली कंडक्टेड इलेक्शंस, जहाँ पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने एक 212 सीट्स सिक्योर की हैं, मतलब बीएनपी और उसका अलायंस।
अभी इलेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इलेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एक तो जो बांग्लादेश में बहुत ही एक टर्मोइल वाली सिचुएशन थी, वहाँ पर एक पॉलिटिकल केओस था, है ना, उसके बाद ये इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन के साथ साथ एक रेफरेंडम भी किया गया है और इस रेफरेंडम में 60.2% वोट्स ने इसको अप्रूव भी किया है। तो यानी कि इस नेशनल रेफरेंडम ने अप्रूव किया है मेजर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यानी कि इस रेफरेंडम के सक्सेसफुल होने के बाद जो नई सरकार गठित होगी वो बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर सकती है, ताकि जो पहले इश्यूज थे, जो अथॉरिटेरियनिज्म के ब्लेम्स लगते थे, उसको कहीं ना कहीं दूर किया जा सके। अब इस इलेक्शन को ओवरसी किसने किया था? जो न्यूट्रल इंटरिम गवर्नमेंट थी विच वाज लेड बाय नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस साहब। ऑल राइट, और अभी जो इसके लीडर हैं वो तारिक रहमान है, एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, एक अपॉर्चुनिटी है और दूसरा रिस्क है। अपॉर्चुनिटी क्या है? हमने बताया कि रेफरेंडम के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक सिस्टमेटिक सेफगार्ड हो सकते हैं, किसके अगेंस्ट? अथॉरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट। आप सेफगार्ड दे सकते हैं किसको? जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश में, जिनके बारे में हमने देखा कि उनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ हुई हैं रिसेंटली पॉलिटिकल टर्मोइल में। लेकिन यहाँ पर रिस्क क्या है? यहाँ पर जो जमात इस्लामी है, जो कि कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स पार्टी, उसको अच्छी खासी सीट्स मिली हैं, 77 सीट्स। ऑल राइट, ये सेकंड लार्जेस्ट ब्लॉक बन के इमर्ज हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक कंट्री का पॉसिबल सेक्युलर फैब्रिक हो सकता है उसके लिए एक थ्रेट हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और सिविल लिबर्टीज़ के लिए भी ये एक चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। तो बांग्लादेश की जो अपकमिंग गवर्नमेंट रहेगी उसके लिए इस अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज़ करना और इस रिस्क को मिनिमाइज़ करना एक बड़ा चैलेंज उनके सामने रहने वाला है। और ये वाला जो रिस्क है, ये रिस्क जितना कम होगा उतना ही इंडिया के लिए भी बेहतर रहेगा, क्योंकि इंडिया का जो नेबरहुड है, जो पड़ोस है, वहाँ पर पॉलिटिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह की इंस्टेबिलिटी होती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया पर और इमीडिएटली नॉर्थ ईस्ट पर पड़ता है, और वहाँ की डेमोग्राफी पर पड़ता है, वहाँ के रिसोर्सेज पर पड़ता है। तो बेसिकली हम नेबरहुड के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया का ये एक स्ट्रैटेजिक रिकैलिब्रेशन है। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का जो स्टैंड है बहुत ही प्रैग्मेटिक है कि बांग्लादेश कैसा होना चाहिए? इंक्लूसिव होना चाहिए, जैसे कि इंडिया है। यहाँ पर जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ऑल राइट, और ये कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत हमारे लिए क्रूशियल है बांग्लादेश, और यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट भी है। क्यों? क्योंकि अगर बांग्लादेश में कुछ भी टर्मोइल होता है तो कहीं ना कहीं ये एक सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करता है इंडिया के लिए और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए। So this is all for today's discussion. Thank you so much and wish you all the best.